दिल्ली में आज बीजेपी ने युवा नेताओं की बैठक बुलाई है। सुबह 10 बजे पार्टी मुख्यालय में बैठक की शुरुआत होगी। देश के युवाओं पर होनी है चर्चा। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बलिया और देवरिया का दौरा। 80 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर। स्वाइन फ्लू को लेकर योगी आदित्यनाथ ने दिए अहम निर्देश। कहा, स्वाइन फ्लू के लक्षणों को न करें नजरअंदाज, समय पर कराए जांच। स्वास्थ्य विभाग स्वाइन फ्लू पर निगरानी रखे। दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। 3.89 रुपए बढ़े सीएनजी के दाम। आज से ही बढ़े हुए रेट पर मिलेगी गैस। और नेपाल फ्लैश फ्लड में अब तक 569 लोगों की हो चुकी है मौत। बाढ़ के बाद अभी तक 178 भारतीयों का रेस्क्यू किया गया। नेपाल में आई त्रासदी में 1924 से ज्यादा लोग लापता। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जहां आज 2 देशों के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। आपको बता दें कि उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान का दौरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आने वाले हैं। और ये विदेश का जो दौरा पीएम मोदी का है, ये बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में है। आज और कल उज्बेकिस्तान के दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे, जहां पर 31 अगस्त से 1 सितंबर तक किर्गिस्तान का भी दौरा करेंगे। साथ ही किर्गिस्तान में 26वें एससीओ शिखर सम्मेलन में शिरकत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आने वाले हैं। तो 2 दिन आपको बता दें कि 2 विदेशों के दौरे पर पीएम मोदी हैं, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। और ऐसे में 26वें एससीओ शिखर समिट में शिरकत करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। और दोनों देशों के दौरे बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा अब आने वाले समय पे उज्बेकिस्तान किर्गिस्तान के साथ भारत के जो संबंध है उनको और बेहतर और मधुर बनाएगा। और उसी को लेकर ये रूपरेखा पहले से ही तैयार की गई थी, जहां पर लगभग सभी तैयारी पीएम मोदी के दौरे को लेकर हो चुकी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य एशिया के 4 दिवसीय दौरे के लिए रवाना हो रहे हैं। अब इस दौरान आपको बता दें कि वो तजाकिस्तान नहीं बल्कि उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा करेंगे। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि एससीओ संगठन का एक पूर्ण सदस्य देश, इसमें पाकिस्तान भी है हालांकि, लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत और पाकिस्तान दोनों के नेता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो देखना बेहद महत्वपूर्ण है और दिलचस्प भी रहने वाला है किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल पाएंगी। उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान में पीएम मोदी की उपस्थिति रहेगी। वहां पर भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत का सिलसिला यहां पर पीएम मोदी का हो सकता है। इस दौरे का मुख्य फोकस मध्य एशिया के जो देश हैं उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, उसके साथ भारत के रिश्तों को और मजबूत करना है। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत मध्य एशिया को अपना विस्तारित पड़ोस मानता है और ये क्षेत्र यूरेनियम, गैस और खनिज संसाधनों से समृद्ध है। और इसकी कनेक्टिविटी को लेकर भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें 26वें एससीओ शिखर समिट में जब पीएम मोदी की उपस्थिति रहेगी तो उस पर नजरें फिलहाल टिकी हुई है पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान भी इस एससीओ का हिस्सा है और पाकिस्तान भी इस दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। और प्रधानमंत्री या फिर वहां के जो भी दिग्गज या आला नेता हैं वो जब यहाँ पर पहुंचेंगे उज्बेकिस्तान या किर्गिस्तान के 26वें एससीओ शिखर समिट में, तो किस तरह से यहाँ पर वो के बात करते हैं या अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं, इन तमाम चीजों पर भी नजरें टिकी हुई हैं। तो पीएम मोदी आपको बता दें 2 देशों के दौरे पर हैं और ऐसे में पीएम मोदी का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इसके साथ ही पीएम मोदी के दौरे को लेकर लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। अब ऐसे में दौरा बेहद खास इस वजह से भी है क्योंकि भारत मध्य एशिया को अपना एक्सटेंडेड नेबरहुड मानता रहा है और ये क्षेत्र जो है वो पूरा यूरेनियम, गैस और खनिज संसाधनों से समृद्ध है। तो अब ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि अभी जो लगातार भारत में महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि गैस, खनिज और तमाम चीजों को लेकर लगातार जो कटौती हो रही है और दामों में इजाफा हो रहा है, उसको लेकर माना जा रहा है कि शायद अब उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान से जब बातचीत होगी तो कई ऐसे प्रस्ताव जिस पर हस्ताक्षर होते हुए नजर आएंगे। और इसमें पीएम मोदी का दौरा देखिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां पर यूरेनियम, गैस और खनिज संसाधनों से जुड़े हुए कई एमओयू हस्ताक्षर हो सकते हैं। और ऐसे में भारत और के साथ उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान के रिश्ते और बेहतर कैसे होंगे, सामंजस्य कैसे होंगे, मजबूती कैसे प्रदान करनी है, इन तमाम विषयों को लेकर यहाँ पर आदान प्रदान किया जाएगा उन जानकारी का और चर्चा का।
इस बीच एक और बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज 2 जिलों का दौरा है, जहां पर बलिया और देवरिया जाएंगे योगी आदित्यनाथ। देवरिया में 80 विकास परियोजनाओं की लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे और करोड़ों की सौगात देंगे। साथ ही बलिया में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया जाएगा। बाढ़ पीड़ितों को इस दौरान राहत सामग्री बांटेंगे, जहां अधिकारियों के साथ राहत कार्यों की समीक्षा भी करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का बलिया और देवरिया का दौरा है और ऐसे में ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में माना जा रहा है, जहां बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बांटी जाएगी और इसके साथ ही अधिकारियों के साथ राहत कार्यों की समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि पहले देवरिया जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और उसके बाद देवरिया से सीधा बलिया के लिए रुख करते हुए नजर आएंगे योगी आदित्यनाथ, जहां बलिया में बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है उसका हवाई सर्वेक्षण किया जाएगा और साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगों से भी मुलाकात करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 जिले का दौरा है और ऐसे में ये 2 जिलों के दौरे बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, जब बलिया और देवरिया का दौरा करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। सुबह 10 बजे का समय होगा जब योगी आदित्यनाथ देवरिया पहुंच जाएंगे और उसके बाद देवरिया के पूरे कार्यक्रमों का समापन करने के बाद सीधा बलिया के लिए रवाना होंगे और ऐसे में दोपहर 1 बजे के आसपास सीएम योगी आदित्यनाथ जब बलिया पहुंचेंगे तो उस दौरान तकरीबन आधे घंटे सीएम योगी आदित्यनाथ बलिया में रहेंगे, हवाई सर्वेक्षण करेंगे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का और इसके साथ ही न सिर्फ हवाई सर्वेक्षण किया जाएगा, जो कि बाढ़ प्रभावित से जूझे हुए लोग हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, पीड़ित परिवार से, और मुआवजा राशि का जिक्र पहले ही योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है। प्रशासनिक अमले को निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ ही उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया जाएगा। उनकी जो परेशानी है उनको कैसे कम किया जा सकता है उसका जिक्र यहां पर किया जाना है। तो ये लगातार खबर आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से साझा कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जिले दर जिले ताबड़तोड़ दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ के दौरे बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में हो जाते हैं, जहां बलिया और देवरिया जिले के दौरे पर योगी आदित्यनाथ होंगे और आज 2 जिलों का जो दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके दौरे को लेकर लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। देवरिया का भी हम जिक्र करें तो 302 से 308 करोड़ के बीच यहां पर कई ऐसी परियोजना और लोकार्पण है और योजनाएं हैं जिसका शिलान्यास करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं और करोड़ों की सौगात से योगी आदित्यनाथ देवरिया वासियों को नवाजेंगे। अब ऐसे में जब बलिया जाएंगे तो बलिया में बेहद भावुक कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आ सकती हैं, क्योंकि कई लोगों के आशियाने, कई लोगों का सब कुछ तबाह हो चुका है। बहुत से अपने हैं जो कि अब मिल नहीं रहे हैं, उनका दर्द कम करने का प्रयास योगी आदित्यनाथ की तरफ से रहेगा। साथ ही लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, स्वाइन फ्लू को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दे दिए हैं। स्वाइन फ्लू के लक्षणों को नजरअंदाज न करें, समय पर जांच कराएं। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से डीएम और आला अधिकारियों गणों को भी निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग स्वाइन फ्लू पर निगरानी रखे, किसी भी तरह की कोई कमी कोताही ना रहे। आइसोलेशन वार्ड बढ़ाने की बात कही गई है। साथ ही सभी डीएम और अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि अस्पतालों में जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। स्वाइन फ्लू की स्थिति पर प्रभावी मॉनिटरिंग भी करें, इस तरह की बात योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है, क्योंकि स्वाइन फ्लू अब लगातार बढ़ता जा रहा है और स्वाइन फ्लू के जो मरीजों की संख्या है उसमें भी इजाफा हो रहा है और इसी के चलते अब स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति है और सभी डीएम और अधिकारियों को सतर्कता के निर्देश योगी आदित्यनाथ देते हुए नजर आए हैं। राज्य सरकार लगातार चिंतन मंथन कर रही है, लोगों को जागरूक करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। प्रशासनिक अमले को निर्देश दिए गए हैं कि सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार या फिर उल्टी, जी मचलाना, अगर इस तरह के कोई से भी लक्षण किसी भी शख्स को दिखाई देते हैं तो उसे नजरअंदाज ना करे, वो उसे नॉर्मल मॉनसूनी यहाँ पर बीमारी ना समझकर सीधा डॉक्टर के पास जाए, उनसे कंसल्ट करे और टेस्ट जरूर कराए, क्योंकि ये जो आम बुखार, खांसी, जुकाम होता है ये स्वाइन फ्लू हो सकता है। इस तरह से स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर्स की तरफ से कहा जाता है और जब टेस्ट किया जाएगा अगर नेगेटिव आता है तो बेहतर है, और लेकिन अगर पॉजिटिव आता है तो फिर उस लिहाज से यहाँ पर इलाज शुरू किया जाएगा ताकि बाद में कोई गंभीर स्थिति या सिचुएशन क्रिएट ना होने पाए। अब ऐसे में अस्पतालों में जरूरी आइसोलेशन वार्ड रखने के निर्देश भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से दे दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में इजाफा हुआ है। सीएनजी के दाम में 3.89 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में सीएनजी का रेट 86.98 रुपए प्रति किलो हो चुका है।
तो बड़ी खबर, जहां सुबह आंख जैसे ही आम जनमानस की खुली तो एक बड़ा झटका उनको लगा है और वो है सीएनजी के दामों को लेकर। क्योंकि आपको बता दें कि सीएनजी के दाम में जो बढ़ोतरी हुई है उससे पहले पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़े थे। जब लोगों की तरफ से ये कहा गया था कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं इसलिए हम सीएनजी गाड़ी में शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन अब सीएनजी के दामों में अचानक से ऐसे उफान आ गया है, ऐसे तेजी आ गई है, महंगाई बढ़ गई है, जिसके चलते अब वो लोग भी परेशान हैं और अपना माथा पकड़े हुए हैं। अब ऐसे में जो महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर भारत सरकार को कोसा जा रहा है, लेकिन आने वाले दामों में ये माना जा रहा है कि घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में भी बहुत जल्दी इजाफा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से रिलेट है। साथ ही नेपाल फ्लैश फ्लड में अब तक 569 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ के बाद से अभी तक 178 भारतीयों का रेस्क्यू किया गया है। नेपाल में आई त्रासदी से 1924 लोग लापता बताए जा रहे हैं, लेकिन यह आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। मौत का आंकड़ा भी अब बढ़ता हुआ जा रहा है। जहां नेपाल, जो कि बेहद खूबसूरत यहाँ पर राज्य है, वहां पर अब तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। भूस्खलन, आसमानी आफत की वजह से नेपाल के कई ऐसे जिले हैं जहां पर हालात इतने ज्यादा चुनौतीपूर्ण खुद प्रशासनिक हमले के लिए हैं कि मौके पर पहुंचकर वो अपनी जान बचाएं या फिर आम जनमानस को बचाएं। अब ऐसे में लोगों के आशियाने पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, उनके प्रतिष्ठान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं और बहुत से लोगों ने मौत के इस मंजर को बेहद करीब से देखा है। जो लोग बच गए हैं वो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं बच पाए हैं उनको लेकर बस यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है कि बहुत जल्दी नेपाल के जो हालात हैं, जो स्थिति है वो ठीक हो जाए। जहां पर भारत और नेपाल का जो रोटी बेटी का रिश्ता है वो तो लंबे समय से चल रहा है, लेकिन आज नेपाल को सिर्फ भारत की ही नहीं पूरे विश्व भर की जरूरत है। और एकमात्र यही वजह है कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल के साथ खड़ा है और लगातार राहत सामग्री पहुंचा रहा है। ऐसे में भारत के अलग अलग राज्यों की तरफ से भी कोशिश ये की जा रही है कि नेपाल में राहत सामग्री पहुंचाई जाए, क्योंकि इससे पहले असम में भी बाढ़ के हालात देखने को मिल पाए थे, लेकिन असम में उतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ जितना नेपाल में हुआ है। नेपाल में बहुत से लोगों के लापता होने की खबरें सामने आ रही है। और इसके साथ इन दो तस्वीरों को आप देखेंगे तो पहली तस्वीरों को आप देखिए किस तरह से अभी वहां पर हालात हो चुके हैं। और ऐसे में जो नेपाल सबसे ज्यादा पर्यटक नगरी कही जाती थी, जहां पर पर्यटकों की संख्या में इजाफा हमेशा से रहता था और वहां पर रोजगार का एकमात्र कारण पर्यटक ही थे, अब वो लोग भी वहां पर जाने पर डरते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर जहां पर फिलहाल हालात ऐसे हो चुके हैं कि तबाही का मंजर अब लगातार देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग की तरफ से सख्त लहजे में चेतावनी दी गई है कि अभी शायद और भी बाढ़ जैसे हालात हो सकते हैं, अभी और भी ऐसी स्थिति और तस्वीरें सामने आ सकती है जो हर किसी को हैरान परेशान कर सकती है। क्योंकि नेपाल की इस त्रासदी में, जो कि 2012 के आसपास उत्तराखंड के केदारनाथ में आई थी, ठीक उसी तरह और उसी से जोड़ा जा रहा है इस त्रासदी को भी, क्योंकि बहुत ज्यादा जनहानि हुई है। कई लोगों के आशियाने पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, भारतीय नागरिक भी वहां पर फंसे हुए हैं और कुछ लोग लापता हैं। साथ ही नेपाल में आई त्रासदी के बाद कई लोगों के शव बहकर नारायणी नदी के रास्ते कुशीनगर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि खड्डा क्षेत्र के ठोकर नंबर 3 के पास नदी की धारा में महिला, पुरुष और बच्चों के शव दिखाई दिए। शवों को देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी है, जिसके बाद प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और शवों की पहचान करने की कोशिश में लगातार जुटा हुआ है। नदी में मृत जानवरों के शव भी दिखाई दिए हैं, तेज बहाव के साथ गाड़ी, और इसके साथ ही आपको बता दें कि घरों का सामान भी नदी किनारे पहुंच गया। और मलबा मिलने की खबर से बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई है। कुछ लोग मलबे में आई लकड़ी और अन्य सामान को भी निकालते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की निगरानी कर रहा है और शवों की पहचान की कार्रवाई की जा रही है। और ऐसे में देखिए कुशीनगर, जहां नेपाल में जो त्रासदी आई, वहां से जो नदी है वो अब कुशीनगर में भी देखने को मिल रही है। और कुशीनगर में फिलहाल हालात ऐसे हो चुके हैं कि लोगों के शव तैरते हुए अब सीधा कुशीनगर पहुंच गए हैं। कुशीनगर वासियों ने जैसे ही शव देखे तो थोड़ा डर और भय की स्थिति यहां पर देखने को मिली है, जिसके बाद उन्होंने तुरंत प्रशासन यानी कि पुलिस प्रशासन को सूचित किया और पुलिस मौके पर पहुंचकर सभी के शवों को बाहर निकालती हुई नजर आई। जिसके बाद उनके शवों की पहचान की जा रही है कि आखिर वो शव किसके हैं और क्या वाकई में नेपाल से आए हैं। क्योंकि अगर नेपाल की त्रासदी और मंजर को हम
देखेंगे तो हर कोई डर और सहम जाएगा। और कुशीनगर में जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, कुशीनगर के हालात भी कुछ इसी तरह से सामने आ रहे हैं, क्योंकि नदियां लगातार अपने उफनते हुए रौद्र रूप को दिखा रही हैं। और नेपाल से आया हुआ जो भी मलबा है, नेपाल का जो तेज बहाव नदियों का है, वो कुशीनगर में कई शवों को बहता हुआ लेकर आया। अब नेपाल हादसे का जो खौफनाक मंजर है, जिसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे भी शामिल हैं, उनके शवों को भी बाहर निकाला जा रहा है। और लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि बस प्रार्थना कीजिए नेपाल के लिए कि नेपाल जल्द से जल्द खुशहाल हो, नेपाल जल्द से जल्द ठीक हो जाए और सामान्य स्थिति और हालात देखने को मिले। कुशीनगर में मैं अपर जिलाधिकारी कुशीनगर यहाँ पे अपनी टीम के साथ उपस्थित हूँ, सीओ साहब के साथ। और कुल 3 डेड बॉडीज यहाँ पे अभी पाई गई है, जिसमें 2 डेड बॉडीज महिला की है, 1 पुरुष की है। अग्रतर कार्रवाई हेतु हम प्रोसीड कर रहे हैं आगे। अभी कल दिन में फिर से हम लोग सर्च अभियान चलाएंगे और फिर उसके बाद पता चलेगा। साथ ही नेपाल में आई त्रासदी के बाद कुशीनगर के करण शर्मा लापता बताए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि करण शर्मा नेपाल के रसुआ जिले में इलेक्ट्रिशियन फोरमैन के पद पर तैनात थे। ये प्रोजेक्ट नेपाल के अमस्था हाइड्रो और विदेशी एनप्रिड हाइड्रो के संयुक्त सहयोग से चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये घटना वाली रात करण शर्मा ने अपने घर वालों से फोन पर बात भी की थी। इसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल सका है। पावर प्रोजेक्ट की ओर से लापता लोगों की सूची जारी की गई है, जिसमें करण शर्मा का नाम भी शामिल है। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम करण शर्मा को मिला था, जो कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के रहने वाले थे, और अब वो लापता बताए जा रहे हैं, क्योंकि कई भारतीय नागरिक हैं जो कि नेपाल में चाहे रोजगार की तलाश में गए थे या फिर घूमने फिरने के लिए गए थे, वो लोग लापता हैं। हालांकि अब उसकी सूची बनाई जा रही है और पहचान यहाँ पर की जा रही है कि आखिर कौन कौन भारतीय नागरिक है यहाँ पर। अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है और कहाँ है, क्योंकि आपको बता दें कि जो कुशीनगर के करण शर्मा है, उनके घर में फिलहाल रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि वो लापता हैं तब से जब से रसुआ जिले में यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बने थे। क्योंकि उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि करण शर्मा नेपाल के रसुआ गए थे और इलेक्ट्रिशियन फोरमैन के पद पर वो तैनात थे, वहां पर काम करते थे। और ये प्रोजेक्ट नेपाल के अमस्था हाइड्रो और विदेशी एनब्रिड हाइड्रो के संयुक्त सहयोग से चल रहा है, जहां पर जानकारी परिजनों की तरफ से दी गई है कि घटना वाली रात भी ठीक ऐसा ही हुआ था कि करण शर्मा ने अपने घर वालों से, परिजनों से फोन पर बात की थी, लेकिन जैसे ही वहां पर बाढ़ जैसे हालात हुए, असामान्य स्थिति यहां पर क्रिएट हुई, आसमानी आफत यहां पर देखने को मिली, तो इसके बाद से उनका अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। पावर प्रोजेक्ट की ओर से लापता लोगों की सूची फिलहाल जारी की गई है, जिसमें करण शर्मा का नाम शामिल है। लेकिन अभी आशंका यह भी जताई जा रही है कि अभी करण शर्मा का नाम सामने आया है, लेकिन अभी औरों के नाम भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि 200 से ज्यादा लोग जो भारतीय नागरिक हैं, ये आंकड़ा बताया जा रहा है, ये संख्या बल है, जो कि अभी फिलहाल लापता बताए जा रहे हैं। परिजनों का कहना, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, प्रशासन से न्याय की गुहार की बात कर रहे हैं कि करण शर्मा को ठीक और सुरक्षित उनको घर पहुंचा दिया जाए, लेकिन अभी प्रशासन के हाथ कुछ भी लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। प्रशासनिक अभी अमला फिलहाल यहां पर कार्रवाई का महज आश्वासन देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस पर कुछ भी कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी, क्योंकि अब जो गम है वो पूरे परिवार वालों में के यहाँ पर पसरा हुआ है। आसपास के लोग महज सांत्वना देने के लिए पहुंच तो रहे हैं, लेकिन हर किसी का सवाल बस यही है कि आखिर करण शर्मा कहां हैं, और अगर लापता भी हैं तो कहां लापता हो गए, इसका पता कब तक चल पाएगा। गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई, जहां इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि उसके साथी को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में घायल बदमाश की पहचान फारूक और उसके साथी की पहचान आसिम के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाश बीते दिनों मोदीनगर में एक महिला से हुई लूट की बड़ी वारदात में शामिल थे। इनके कब्जे से महिला से लूटे गए कुंडल, तमंचा, खोखा कारतूस समेत नकदी बरामद हुई है और एक मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की है। रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध बाइक सवारों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने भागते हुए पुलिस पर फायरिंग कर दी। फिर पुलिस की तरफ से जब जवाबी कार्रवाई की गई तो जवाबी कार्रवाई में बदमाश दोनों घायल हो जाते हैं, जहां घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद गिरफ्तारी की गई है और अब फिलहाल पूछताछ का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। तो पुलिस की तरफ से न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है, जिसके तहत इस बड़ी कार्रवाई को संपन्न किया गया।
रात्रि में चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक बाइक पर सवार संदिग्ध 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिनको जब पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो वापस गाड़ी मोड़कर उन्होंने भागने का प्रयास किया, किंतु उनकी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। पैदल भागते हुए उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग की गई, जिससे एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी, जिसको तत्काल प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में उन्होंने अपना नाम फारूक तथा हासिम बताया। ये दोनों मेरठ के रहने वाले हैं। फारूक के ऊपर पूर्व में भी 6 से ज़्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं। इनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 21/8/2026 को इन्होंने मोदीनगर थाना क्षेत्र में एक महिला से 2 कान के कुंडल भी लूटे थे, और जिसको इन्होंने यहाँ छिपा दिया था, जिसको आज ये वापस लेके और बेचने के लिए जा रहे थे। साथ ही हरदोई में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां मामा भांजे समेत 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। 2 बाइक की आमने सामने जोरदार तरीके से भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण और भयावह थी कि तीनों बाइक सवारों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची बिलग्राम पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। हादसे के बाद मृतकों के परिवारों में कोहराम की स्थिति है। रो रो कर सभी का बुरा हाल है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है, लेकिन प्राथमिक तौर पर जो हादसे के कारण सामने आए हैं उसमें तेज रफ्तार बताया जा रहा है। साथ ही झांसी में मेडिकल कॉलेज के पास मामूली टक्कर को लेकर विवाद और मारपीट का मामला सामने आया, जिसमें जानकारी ये सामने आई है कि एक युवक अपनी मां के इलाज के लिए चाचा से पैसे लेने मेडिकल कॉलेज पहुंचा हुआ था। अब इस दौरान कथित तौर पर उसकी एक महिला के पति से टक्कर हो जाती है और टक्कर को लेकर दोनों के बीच में कहासुनी भी शुरू हो जाती है। अब आरोप ये भी है कि विवाद बढ़ने लगा। महिला और उसके पति ने युवक के साथ जमकर मारपीट भी कर दी और इस दौरान मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने घटना का वीडियो बना लिया और अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके सामने आते ही थोड़ी हड़कंप की स्थिति मची हुई है। स्थानीय लोगों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि महिला मेडिकल कॉलेज में नर्स के पद पर कार्यरत है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन इस पूरे मामले पर अब लगातार पुलिस की मदद भी ली जा रही है। तो देखिए, मेडिकल कॉलेज के पास मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वायरल वीडियो के आधार पर फिलहाल पुलिस इन तमाम लोगों की पहचान कर रही है। और मामूली सी टक्कर हुई थी। टक्कर के बाद एक युवक की सरे रहा इस तरह से पिटाई कर दी जाती है और उसके बाद जो महिला पीट रही है वो फिलहाल ये बताया जा रहा है कि पास ही में एक अस्पताल है, उसमें वो नर्स के तौर पर कार्यरत है। लेकिन टक्कर के बाद युवक की इस तरह से पिटाई करना क्या ये सही है? और ऐसे में अब लोगों की तरफ से भी यहाँ पर लगातार महिला की आलोचना की जा रही है। अब किसी ने इस वीडियो को कैप्चर कर लिया अपने फोन में और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया गया। जैसे ही ये वीडियो अपलोड हुआ तो थोड़ी हड़कंप की स्थिति मची हुई है। फिलहाल ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या वजह मामूली टक्कर ही था, विवाद का कारण, या इसके अलावा और कुछ भी था। उसका भी पता लगाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। तो देखिए, वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर आधिकारिक तौर पर अभी तक पुष्टि तो नहीं हुई है। फिलहाल आधिकारिक तौर पर प्रशासनिक अमले की तरफ से पुष्टि की जाएगी और क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि अभी फिलहाल कोशिश तो यही की जा रही है कि आखिर सबसे बड़ी वजह क्या रही है, कारण क्या रहा है। क्योंकि अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक बस इतनी कहानी सामने आई है कि एक मामूली सी टक्कर हुई थी किसी से, जिसके बाद इस महिला की तरफ से एक युवक की जमकर पिटाई कर दी जाती है और झांसी के मेडिकल कॉलेज के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मचा, जहां पर एक युवक अपनी मां के इलाज के लिए चाचा से पैसे लेने के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचा ही था कि इस दौरान कथित तौर पर उसकी एक महिला के पति से टक्कर हो जाती है। टक्कर को लेकर दोनों के बीच में कहासुनी शुरू हो गई और आरोप ये भी है कि विवाद बढ़ता रहा, जिस पर महिला और उसके पति ने युवक के साथ मारपीट कर दी और इस दौरान मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने घटना का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। और चलिए, बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।